सो हेलो एवरीवन, गेट्स स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम डीबीएमएस से स्टार्ट करेंगे। ये इसकी भी वेटेज 8 से 10 मार्क्स होती है हमारे पेपरों में। और कंटेंट क्या है इसका, स्टार्ट हम करेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और ईआर मॉडल से। और ऐसा नहीं है कि ये 4-5 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, हर एक को बेस बाय बेस चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मैं तुम्हें आज हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट से शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर नॉर्मलाइजेशन एक टॉपिक है जो टाइम लेता है, 3-4 घंटे ले लेगा। फिर है क्वेरीज़ में रिलेशनल अलजेब्रा, एसक्यूएल, टपल, कंस्ट्रेंट रिलेशन, है ना। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्सिंग एक टॉपिक है अपने आप में ही। ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, जनरली इनमें से आता है 4 नंबर के क्वेश्चन, बाकी में से 2-2 नंबर के बनते हैं, ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में भी कभी कभी 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तुम्हें करना क्या है कि जैसे ये वीडियो तुम देख रहे हो अभी, तो ये रिवाइज़ करना है, खुद से नोट्स बना के रिवाइज़ करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, और टाइम मिले तो टेक्स्ट बुक सॉल्व करना। रघु रामाकृष्ण या फिर नवाते नवाते जो है वो इस पार्ट के लिए अच्छी है। आते हैं, चलो इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। फटाफट मैं कोशिश करूँगा जितनी छोटी वीडियो हो सके उतना बनाएं, कि इससे कि तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज हो जाए। डेटाबेस होता है, स्टार्ट कर रहे हैं हम क्योंकि, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने पढ़ा हुआ होगा डेटाबेस, ये मान के चल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं पढ़ा है तो देख लेना, बस ऐसे एक हेल्दी माइंड से सोचना, ठीक है, कि कुछ नया सीखेंगे। कंपेयर मत करना प्रीवियस से। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा कलेक्ट होता है। जैसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फीस जमा करी, है ना, वो सब। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है यूज टू मैनेज एंड एसेस डेटा इन मोर एफिशिएंट वे। अब डेटाबेस में तो हज़ारों बच्चों का डेटा है, मगर उसको बढ़िया से कैसे निकाला जाए, मतलब किसी बच्चे का हमें रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो उसमें उसका फादर नेम, मार्क्स वगैरह सब चाहिए। तो उसको एफिशिएंटली निकालने का तरीका है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं हम कि यूज़र और डेटाबेस फाइल्स के बीच का एक इंटरफेस है। जैसे तुम हार्डवेयर और यूज़र के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है ना। जब तुमने ओएस पढ़ा, अगर ओएस नहीं पढ़ा है तो पढ़ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर है। सिमिलरली डीबीएमएस इज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड डेटाबेस फाइल्स। तो यूज़र यहाँ रहेगा, हमारी फाइल्स यहाँ पड़ी हैं डिस्क में, सेकेंडरी मेमोरी में। अब यहाँ पे एसक्यूएल का इंटरफेस है फाइल्स के बारे में, ठीक है। तो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। फ्लैट फाइल सिस्टम क्या होता है? ओएस फाइल्स में होता है कि डीबी फाइल्स मैनेज बाय यूज़र विदाउट डीबीएमएस। अब अगर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट होगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? यूज़र ही मैनेज करना पड़ेगा, उसको यूज़र को खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो यूज़र हर एक फाइल को पर्टिकुलरली खुद लोकेट करेगा, खुद पता निकालेगा उसको, ठीक है। तो स्मॉल डेटाबेस में काम आता है फ्लैट फाइल सिस्टम, जहाँ पे केबीज़ में डेटा हो, एमबीज़ में डेटा हो, ठीक है। मगर ह्यूज अगर डेटाबेस हो, टीबी जीबी में, है ना, तो उसमें इसको मैनेज करना बहुत दिक्कत का काम है। क्यों? क्योंकि मैनुअली खुद यूज़र को करना है। लिमिटेशंस देख लेते हैं, तुम्हें आइडिया हो ही गया होगा, मगर कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आएंगे इसमें, इसलिए ध्यान देना कि टू कॉम्प्लेक्स टू मैनेज एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एसेस डेटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यूज़र को एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा डीबी फाइल को एसेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा, वो हमने अगर तुमने सी प्रोग्रामिंग करी है तो वहाँ पे फाइल हैंडलिंग करके कुछ आता है ना, कि हम उसको अपेंड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो उसके लिए हर एक के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। और हर फाइल की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर बहुत सारी फाइल्स हो तो, ठीक है। मोर आईओ कॉस्ट, एसेस कॉस्ट टू एसेस डेटा फ्रॉम डीबी फाइल, ठीक है। अब आईओ कॉस्ट ज़्यादा चाहिए होगी, मोर आईओ कॉस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, जब भी हम एसेस करना है, क्योंकि हर एक फाइल को हम एसेस करने एक पाथ दे रखा है ना। और डिग्री ऑफ कंकरेंसी वेरी लेस। कंकरेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ यूजर्स कैन यूज़ डेटाबेस साइमल्टेनियसली। मतलब मान लो तुमने 2 प्रोग्राम बनाए, प्रोग्राम ही तो है, तुम्हारा दोस्त जो है उसी फाइल को एडिट कर रहा है जिसको तुम कर रहे हो, क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो साइमल्टेनियसली जो है वो, ये बहुत कम होती है। मतलब साइमल्टेनियसली एक ही फाइल को एक्सेस करना दिक्कत का काम है। तो स्टूडेंट फाइल, क्योंकि देखो तुमने कभी नोटिस भी करा होगा, जैसे कोई तुम फाइल डिलीट करने जा रहे होते हो कंप्यूटर में, तो आता है कि इट इज़ ओपन इन अनदर एप्लीकेशन, ऐसे करके कुछ, है ना। तो तुम्हें सारी एप्लीकेशन से बंद करके तब डिलीट करनी होती है, तो यानी कंकरेंसी में दिक्कत आ रही है। और टू कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन डिफरेंट लेवल एसेस कंट्रोल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो जाता है एसेस कंट्रोल करना, ठीक है। टू कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन नॉन रिडंडेंट डेटा। और साथ में मान लो एक ही फाइल 2-3 बार है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, है ना, तुम्हें मैनुअली चेक करना पड़ेगा। इसलिए स्मॉल डीबी में ही काम आते हैं हमारे फ्लैट फाइल। अब जो फ्लैट फाइल की लिमिटेशन है वही एडवांटेज हमारी डीबी फाइल, देख लेते हैं। तो अब दिख रहा होगा एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस फाइल। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। डीबीएमएस सपोर्ट करता है डेटा इंडिपेंडेंसी, यानी यूजर कैन एसेस डेटा यूजिंग एसक्यूएल इंटरफेस विदाउट नोइंग स्टोरेज इन्फो ऑफ डीबी फाइल्स, है ना। तुम्हें फ्लैट फाइल में एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या इन्फो है, कहाँ पे फाइल है। डीबीएमएस में ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें डेटा इंडिपेंडेंसी रहती है, बिना फाइल की लोकेशन पता हुए तुम उसके इन्फो को यूज़ कर सकते हो। तो बिकॉज ऑफ डेटा इंडिपेंडेंसी ईजी टू डेवलप एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ईजी रहता है,
है ना। तुम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो उसमें बैकएंड से अगर तुम डेटाबेस से कनेक्ट करते हो तो एसक्यूएल क्वेरी तो लिखते हो, डेटाबेस से कुछ भी हमें फेच करना होता है तो, है ना, अगर तुमने करा हुआ है तो यूज़र डीबीएमएस आ जाता है और डीबी फाइल को एक्सेस करने के लिए। फिर है बिकॉज ऑफ इंडेक्सिंग टू डीबी फाइल लेस आईओ कॉस्ट टू एसेस डेटा। अब इंडेक्सिंग वाला चैप्टर मैंने बताया था कि इंडेक्सिंग भी पढ़ेंगे हम आगे, यानी फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग की हेल्प से डीबी फाइल को एक्सेस करना लेस आईओ कॉस्ट लगती है। मोर डिग्री ऑफ कंकरेंसी यानी एक ही टाइम पे बहुत सारे डेटा को मतलब बहुत सारे लोग सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। डेटा कंट्रोल ओवर रो लेवल, तो यहाँ पे S1 स्टूडेंट 1 का डेटा स्टूडेंट 2 का हर एक को इंडिपेंडेंटली कोई भी यूज़ कर सकता है। बिकॉज ऑफ व्यूज़ वर्चुअल टेबल्स ईजी टू मैनेज एसेस कंट्रोल। अब एसेस कंट्रोल का भी ईजी हो गया व्यूज़ की वजह से, व्यूज़ बनाया करते हैं, ठीक है, वर्चुअल टेबल्स बनाते हैं। बिकॉज ये देखेंगे हम, ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा ईजी टू मेंटेन नॉन रिडंडेंट डेटा। अब नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमारे पास डुप्लीकेट डेटा का चक्कर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सेम ही डेटा हमारे पास पड़ा है, हमें पता ही नहीं है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट से शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ RDBMS। आर मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वाइडली यूज डेटा मॉडल प्रपोज बाय कॉर्ड। अब कॉर्ड जो थे इनको हम मतलब इन्होंने क्या करा, रूल्स भी देखो नीचे लिखा है, पहले देख लो, ऑल्सो कॉल्ड कॉर्ड डेटा मॉडल। तो इन्होंने RDBM कॉर्ड ने, नाम है किसी आदमी का, RDBMS का रूल्स प्रोवाइड करे। इन्होंने प्रपोज करे 12 रूल्स को फॉर डिज़ाइन ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर। याद होगा तुम्हें, तो तुमने अपनी बीटेक के टाइम पे भी पढ़ा होगा ये 12 रूल्स को, ठीक है। 12 नहीं पढ़ेंगे हम तुरंत, एक दो ही देखेंगे, जो जो काम जैसे जैसे काम आते रहेंगे हम उन रूल्स का यूज़ करते रहेंगे। दीज रूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड RDBMS गाइडलाइंस, ठीक है। तो जैसे 2 गाइडलाइन अभी फिलहाल के लिए तुम देख लो, जैसे जैसे और आएंगी काम करते रहेंगे, वरना तुम नेट पे एक सिंपल सर्च से तुम्हें 12 रूल मिल जाएंगे। डेटा इन DBMS फाइल मस्ट बी इन टेबुलर फॉर्मेट, डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये हमारे भाई ने बोल दिया था, ठीक है। असल में होता क्या है ना, अगर तुम फ्लैट फाइल देखोगे तो उसमें क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट नहीं होता, कॉमा सेपरेटेड करके होता है, यानी एक ही मतलब कंबलसम होता है, देखने में समझ में भी नहीं आता ऐसा फ्लैट फाइल का चक्कर। मगर हमारे RDB में इसमें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। सेकंड है नो टू रोल्स ऑफ डेटा फाइल मस्ट बी सेम, 2 रो अलग होनी चाहिए, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो ये कॉर्ड के 2 रूल थे। जैसे मान लो एग्जांपल है, स्टूडेंट नाम के हमारे पास डेटाबेस है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट की ID, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ। तो कुछ टर्म्स हैं जो हम देखने वाले हैं आज के आगे, मतलब मैं हर जगह टर्म्स ही डिस्कस करूँगा। जैसे ये सब हैं SID, SNAME, DOB, ये सब हैं एट्रीब्यूट्स या फील्ड। इनको हम क्या बोलते हैं, फील्ड या एट्रीब्यूट। जब मैं बोलूँगा इसके क्या क्या एट्रीब्यूट है तो तुम बोलोगे ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। फिर आता है एक पर्टिकुलर रो को पकड़ लो, तो ये हमारा रिकॉर्ड टपल, रिकॉर्ड बोलेंगे या टपल बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी, क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीज़ें मिक्स करके पूछा जाता है कि द एट्रीब्यूट्स आर दिस एंड द टपल्स आर दैट, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए पहले से दिमाग में रखना, रिकॉर्ड कहेंगे हर एक पर्टिकुलर रो को। और जब इतनी सारी रोज हैं इनको हम क्या करेंगे, रिलेशनल इंस्टेंसेस या स्नैपशॉट रिकॉर्ड सेट, ठीक है, इनको कहेंगे। मतलब ऊपर वाला तो एट्रीब्यूट हो गए, उसके नीचे वाला है रिलेशनल इंस्टेंसेस, ठीक है। अब है रिलेशनल स्कीमा क्या होता है, तो डेफिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस टेबल, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। होप दिख रहा है तुम्हें, हाँ। तो STUD स्टूडेंट बनाया मैंने, ये मेरा क्या रिलेशनल स्कीमा है, उसके अंदर SID ये सब मैंने क्या लिख दिया, एट्रीब्यूट्स फील्ड या एट्रीब्यूट्स लिख दिए, ओके। एरिटी क्या होता है, एरिटी होता है नंबर ऑफ फील्ड इन डेटाबेस टेबल, यानी कितने फील्ड हैं। देखो आ गया ना अचानक से, और अब तुम्हें पता ही नहीं होगा फील्ड क्या होता है, तुम सोचोगे कि ये तो रो की बात हो रही है, नहीं। इसलिए नॉमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट है। फील्ड मतलब एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यानी 1 2 3, ये तीनों एट्रीब्यूट्स, तो 3 कॉलम हो गए। और कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटाबेस टेबल, दैट इज रिकॉर्ड क्या है, ये देखो रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है, दूसरा है, तीसरा, तो 3 रोज हो गए, ठीक है। अब याद रहेगा एरिटी मतलब 3 कॉलम, कॉलम्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स की। एरिटी जो है वो कोई ऐसा कुछ नहीं होगा SID SNAME, एरिटी होगा एक नंबर, इंटीजर, है ना। तो 3 आंसर है इसका, कार्डिनलिटी 3 आंसर। कैंडिडेट की क्या होती है, दिख रहा है क्या तुम्हें, नहीं दिख रहा था, हाँ। कैंडिडेट की होती है मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन डिफरेंशिएट द रिकॉर्ड यूनिकली, ठीक है। मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट तुम्हें बता दिए, एट्रीब्यूट मतलब इन तीनों में से, अब देखो इन तीनों को ही साथ में ले लो तो वो तो यूनिकली ही डिफाइन करेगा हर एक को, मगर हमें मिनिमम चाहिए। तो कैंडिडेट की यूनिकली डिफाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे क्लास में बच्चों का रोल नंबर होता है ना, तो वो रोल नंबर 1 बोलते हैं तो एक ही बच्चा यस मैम बोलता है ना, तो वैसा ही कुछ चक्कर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट में SID क्या है, एक कैंडिडेट की है, ठीक है। तो नीचे मैंने लिख रखा है कि कैंडिडेट की SID, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करा, यानी ये कैंडिडेट की है। देखेंगे ये दिख रहा है तुम्हें, बस बढ़िया, होपफुली दिख रहा है। तो नॉट कैंडिडेट की क्या है, SID SNAME, ये ध्यान रखना, SID SNAME ये कैंडिडेट की नहीं है। क्यों नहीं है, यूनिकली डिफाइन तो कर रही है मगर मिनिमल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम क्वेश्चन ही जो है आगे जाके हमें बहुत सारे MSQ में हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं कि SID एस नेम हो तो सकता है मगर मिनिमल नहीं है ना, यूनिकली डिफाइन तो कर रहा है। अगला देखो, एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल ज़रूरी है इसमें कि एनरोल करा है हमारे पास SID CID फ़ी। अब देखो क्या है कि एक बच्चा SID मतलब है स्टूडेंट की ID, CID यानी कोर्स की ID, और कितना पैसा लगा ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर कर ले, मतलब ये भी लिखा हुआ है मान के चलो। तो एक स्टूडेंट देखो S1 नाम का स्टूडेंट 2 कोर्स में एनरोल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम भी तो 10-10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक साथ, है ना? तो ऐसा ही कुछ हुआ है। तो इस केस में हमारे पास कैंडिडेट की क्या होगी? अब SID हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे सेम भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास SID CID होगा। तुम खुद ही सोचो, स्टूडेंट 1 कोर्स 1 इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये एक ही पर्टिकुलर होगा ना, तो इसलिए हमारे पास कैंडिडेट की हो गई SID CID, ठीक है। फिर एग्जांपल 2 देखो, अगर ऐसा हो तो ABC मान के चलो, ये कुछ इस तरह से कंस्ट्रेन है कि हमारे पास ये इस तरह से एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास और रिकॉर्ड्स ऐसे दे रखे हैं। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तुम, A भी पर्टिकुलरली नहीं हो सकता क्योंकि A भी रिपीट हो रहा है, यूनिक तो है नहीं। बी भी रिपीट हो रहा है, यूनिक नहीं है। सी भी रिपीट हो रहा है। फिर ए बी ट्राई करा, यहाँ देखो 4 5 4 5 4 रिपीट हो गया। सेम जब सबके साथ करके देखा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, और एट द एंड जो कैंडिडेट की बनेगी वो ABC होगी। फिर आते हैं हमारे पास ऐसा केस है कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका पासपोर्ट नंबर, है ना, PP नंबर बोलेंगे इसको हम, ठीक है, PPNO, और अकाउंट नंबर, IFSC कोड और पैन। अब इसमें क्या है, कैंडिडेट की जो है बहुत सारी हो सकती है। अभी तक मैंने तुम्हें दिखाया कि कैंडिडेट की कभी एक है, कभी उस पेयर में है, कभी 3 में है। अब देखते हैं बहुत सारी हो सकती है, जैसे एम्प्लॉय की ID होगी पर कैंडिडेट की, या फिर तुम पासपोर्ट नंबर ले लो, ये भी कैंडिडेट की है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो कि अकाउंट नंबर और IFC, क्योंकि अकाउंट जो है वो अकाउंट नंबर मान लो सेम भी हो सकता है, मगर फिर बैंक का नाम चेंज हो जाएगा ना, मतलब अलग अलग बैंक सेम अकाउंट नंबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे SBI ने 101 रखा, SBI ने 102 रखा, मगर 102 हमारे HDFC ने भी रख दिया, है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। या पैन कार्ड सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये हमारी कैंडिडेट कीज़ हो गई इतनी सारी। अब नीचे मैं बता रहा हूँ प्राइमरी की और अल्टरनेट की क्या होती हैं, तो वही उसी के कंटिन्यूशन में ही देख लो कि एम्प्लॉय ID एक प्राइमरी की है, और प्राइमरी की को छोड़ के जो भी बचे ना वो सब अल्टरनेट की हैं, ठीक है। तो प्राइमरी के इज एनी वन कैंडिडेट की वेयर फील्ड वैल्यू विल बी ऑलवेज नॉट नल। होपफुली एम्प्लॉय ID सबको मिलेगी, हर एम्प्लॉय जो भी रजिस्टर होता है किसी कंपनी में उसकी एक एम्प्लॉय ID होती है, ठीक है। तो प्राइमरी की कहलाई जाएगी वो। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें कि पहले तो नल क्या होता है, नॉट नल, नल मतलब अननोन वैल्यू या अनएग्जिस्टेड वैल्यू को हम कहते हैं नल। तो नॉट नल ऐसे नहीं होना चाहिए कि नल हो, ठीक है। तो वन ऑफ द बता दिया प्राइमरी की कैंडिडेट की, वन ऑफ द कैंडिडेट की होती है प्राइमरी की फील्ड नॉट अलाउड नल, ठीक है। और एटमोस्ट वन, कम से कम एक तो होनी चाहिए प्राइमरी की, ठीक है, एक होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि 0 प्राइमरी की है, नहीं हो सकता ऐसा। अल्टरनेट की क्या होती है, ऑल कैंडिडेट की ऑफ रिलेशनल स्कीमा एक्सेप्ट प्राइमरी की। तो प्राइमरी की को छोड़ के बाकी जो बची वो सब अल्टरनेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी ऑल्सो नॉट कैंडिडेट की, सॉरी ऑल्सो कैंडिडेट की, अल्टरनेट की भी तो कैंडिडेट की का पार्ट है। और अल्टरनेट की फील्ड अलाउ नल वैल्यूज़, तो यहाँ पे नल वैल्यूज़ अलाउड है ना। मान लो किसी ने, जैसे पासपोर्ट नंबर है सबका अलग अलग होता है, मगर किसी ने पासपोर्ट नंबर दिया ही नहीं अपना, तो वहाँ नल लिखा हुआ आएगा, है ना, तो नल वैल्यूज़ अलाउड है, ठीक है। फिर मैनी अल्टरनेट कीज अलाउड, यानी ऐसा भी हो सकता है कि अल्टरनेट की हो ही ना, सिर्फ यही हो। प्राइमरी की है तो अल्टरनेट की हो भी ना भी हो कोई बात नहीं, ठीक है। और 0 या 0 से ज़्यादा। ख़त्म करते हैं, बस ये है। तो हमने अभी जो देखा उसको, उस पर्टिकुलर चीज़ को एग्जांपल के फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या करा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की टेबल जिसमें हमारे पास EID होगी, EID यानी एम्प्लॉय ID, जो कि वैर केयर 10 होगा। इसको हम प्राइमरी की से डिनोट करेंगे, कॉमा लगा दिए, ये सिंटेक्स है किसका, SQL का, ठीक है। प्राइमरी की हो जाएगी हमारी एम्प्लॉय का नाम वैर केयर 30, उसकी डेट ऑफ बर्थ डेट फॉर्म में, PB नंबर यानी उसका पासपोर्ट नंबर, और वैर केयर 15 ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट नंबर यूनिक होगा, और अकाउंट नंबर इंटीजर होगा, IFSC कोड वैर केयर होगा, पैन वैर केयर यूनिक और नॉट नल। तो देख रहे हो पासपोर्ट नंबर में नल वैल्यूज़ भी आ रही हैं, मगर पैन में नल नहीं होना चाहिए, एक मैंडेटरी फील्ड हो गई मतलब, ठीक है, भरना ही होगा। फिर एक और चीज़ बोला कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए, यूनिक अकाउंट नंबर और IFSC कोड। ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग लोग इन चीज़ों को सेम रख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर चीज़ होप समझ में आ गया होगा। सिंपल कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की विद ओनली वन एट्रीब्यूट। सिंपल कैंडिडेट की उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट हो, जैसे हमारे एम्प्लॉय ID या उसका पैन देख लो, ठीक है। कंपाउंड कैंडिडेट की होता है जहाँ पे कम से कम 2 एट्रीब्यूट हो, कम से कम, यानी ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। मैंने तुम्हें ABC 3 वाला एग्जांपल भी दिखाया पीछे, है ना। तो यहाँ देखो अकाउंट नंबर और IFSC कोड अगर मिल जाए तो ये कंपाउंड कैंडिडेट की हो गया, ठीक है। प्राइमरी एट्रीब्यूट, प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट विच बिलोंग टू
सेम कैंडिडेट की ऑफ रिलेशनल स्कीमा, सॉरी सम कैंडिडेट की ऑफ रिलेशनल स्कीमा, यानी जो भी एट्रीब्यूट्स कुछ भी हो अगर वो कैंडिडेट की के अंदर आते हैं। कैंडिडेट की मैंने बताया ना तुम्हें कौन सी है इस पर्टिकुलर में, देखो एम्प्लॉय आईडी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं सॉरी, पासपोर्ट नंबर है, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, फिर पैन है, तो इनको प्राइम एट्रीब्यूट्स सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ कहेंगे। इन देखो एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट, अकाउंट, आईएफएससी कोड, पैन, सब में कॉमा लगा दिया मैंने, भले ये दोनों साथ में थी मगर कहलाएंगी ये प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि ये कैंडिडेट की का हिस्सा है ना, जो भी कैंडिडेट की का हिस्सा है वो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, जो नहीं है हिस्सा, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का नाम या उसका डेट ऑफ बर्थ। ओ समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।